हेडिंग डालिए नंबर 1 लघु स्वर। नंबर 1 लघु स्वर। लिखो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण काल छोटा हो, जिनका उच्चारण काल छोटा हो उन्हें लघु स्वर कहा जाता है। लघु स्वर कहा जाता है। उदाहरण लिखिए। अ छोटी, छोटाऊ, री। टोटल इनकी संख्या है 4, क्योंकि इनमें प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 2 गुरु स्वर। लिखो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण काल बड़ा हो उन्हें गुरु स्वर कहा जाता है। गुरु स्वर कहा जाता है। उदाहरण लिखिए। आ बड़ी, बड़ाऊ, ए आई ओ आओ। एक मिनट। बस टोटल इनकी संख्या होती है 7। यहां देखिए लघु का मतलब इनमें एक मात्रा होती है ना, गुरु का मतलब इनमें 2 मात्रा होती है। ठीक है, इसके नीचे स्टार बना के हेडिंग डालिए मात्रा। मात्रा कहे किसको है, हेडिंग डालिए मात्रा। लिखो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है। बस उच्चारण में लगने वाला समय ही मतलब अ आ ई ऊ। ये जो उच्चारण में समय लग रहा है, इस समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा। चलिए इसके नीचे फिर स्टार बना के हेडिंग डालिए प्लुत स्वर। हालांकि ये कोई स्वर नहीं है, ये होता क्या है आप इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लो। लिखो जिनका उच्चारण हर्ष स्वर की तुलना में तिगुना हो। बस हमारे यहां 2 ही मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा होती नहीं है। इसका एक उदाहरण आप देखोगे, अ और अ के पीछे से देवनागरी का तीय 3 है ना, ये इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। असल में ये चिन्ह आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आप जब कभी भी मंदिर जाते हो, वहां गौर करना, आरती का चार्ट लगा होता है ना, वहां लिखा होगा ओम जय जगदीश हरे, है ना, ओम जय जगदीश हरे, है ना। फिर क्या होगा, ऐसे टिक 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 टिक, फिर कोष्टक में ऐसा चिन्ह लिखेगा,
फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा टेर। इसका मतलब क्या होता है? अंतिम वर्ण का लंबा उच्चारण करना। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर फड़वाचन के अंदर भोपा एक पंक्ति को बोलता है, भी उसी पंक्ति को पुनरावृत्ति करती है और अंतिम वर्ण का लंबा उच्चारण करती है। जैसे हमारे यहाँ ओम का उच्चारण होता है, जैसे शंख का नाद होता है। अगर आप किसी भी वर्ण का लंबा उच्चारण करें तो इसे वो लोग प्लुत कहते हैं। हमारी वर्णमाला में ये काम में नहीं आता, संगीत में जरूर काम में आता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3, मुखाकृति या जीवा प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। मुखाकृति या जीवा प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। चलिए, मुखाकृति या जीवा प्रयत्न का मतलब है जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करें तो उच्चारण में मुख की आकृति कैसी रहती है। देखिए, इस आधार को आप देखें तो इस आधार पर हम 4 प्रकार का वर्गीकरण कर पाते हैं। 4 प्रकार का वर्गीकरण कर पाते हैं। इसे आप एक अंग्रेजी वर्णमाला की वी की आकृति से समझे, थोड़ा सा सरल रहेगा। ये मैं आकृति बनाता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला की वी की आकृति है ना। अच्छा, गौर कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला की वी की आकृति तो नीचे से बंद होती है, पर हमारा मुख बंद हो जाएगा तो प्राणवायु बाहर ही नहीं आ पाएगी, और जब प्राणवायु बाहर ही नहीं आ पाएगी तो हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका मुख थोड़ा सा खुला रहता है ना। पूरी आकृति बंद नहीं करनी है, मुख थोड़ा सा खुला रहता है। चलिए देखिए, अब इस आकृति का देखिए, इस तरफ से मुख पूरा खुला है, इस तरफ से मुख बंद तो नहीं है पर मुख लगभग बंद है, लगभग बंद। जिसमें मुख पूरा खुला रहता है उसे हम कहते हैं विवृत स्वर। विवृत यानी खुला हुआ। और जिस तरफ से मुख लगभग बंद रहेगा उसे हम नाम देंगे संवृत स्वर। संवृत यानी बंद होता है या लगभग बंद है। 2 स्थितियां बेहद पास पास में होती हैं। मुख खुले की तरफ रहेगा तो इसे हम नाम देंगे आधा खुला। बंद की तरफ रहेगा तो इसे हम नाम देंगे आधा बंद। खुला यानी विवृत, आधा खुला यानी अर्ध विवृत। ये लीजिए अर्ध विवृत स्वर। समृत का मतलब बंद, तो आधा बंद का मतलब अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। तो इस आधार को देखें तो जीवा की 4 स्थितियां, मुख की 4 स्थितियां हैं। मुख पूरा खुला रहे तो उसे हम कहेंगे विवृत स्वर। मुख आधा खुला रहेगा तो उसे हम नाम देंगे अर्ध विवृत स्वर। मुख आधा बंद रहेगा तो इसे हम नाम देंगे अर्ध समृत स्वर। मुख लगभग बंद रहेगा तो उसे हम नाम देंगे समृत स्वर। ये मुख की 4 स्थितियां रहती है। इसकी परिभाषा लिखाऊंगा नहीं मैं आपको, आप फिर से गौर कीजिए। मुख की कितनी स्थितियां हो गई? 4। मुख पूरा खुला रहेगा हम नाम देंगे विवृत स्वर। मुख आधा खुला रहेगा हम नाम देंगे अर्ध विवृत स्वर। मुख आधा बंद रहेगा हम नाम देंगे अर्ध समृत स्वर। मुख लगभग बंद रहेगा हम नाम देंगे समृत स्वर। ये हमारे मुख की अलग अलग आकृतियां होती है। आप जब कभी भी स्वरों का उच्चारण करोगे है ना, आप मुख की आकृति देखिए। आ में मुख सबसे ज्यादा खुला, फिर आ से थोड़ा कम खुला अ में, है ना। चलिए उसके बाद ई, इसमें क्या होता है, मुख की आकृति चपटी हो जाती, होठों के ओर छोर सिल जाते हैं। मुख का मध्य भाग थोड़ा सा खुला रहता है, मुख लगभग बंद हो जाता है। लगभग बंद को हम नाम देंगे समृत स्वर। उसके बाद ऊ, इसमें क्या होता है, होठों की आकृति गोल हो जाती है, होठों के ओर छोर सिल जाते हैं, मुख का मध्य भाग थोड़ा सा खुला रहता है, मुख लगभग बंद की स्थिति में हो जाता है। लगभग बंद यानी समृत स्वर। इसके बाद री का वर्गीकरण इसमें हम प्रमाणिक रूप से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है
ए। इसका निर्माण किन किन ध्वनियों के योग से हुआ? अ और ई के योग से। अच्छा गौर कीजिए, अ के उच्चारण में मुख खुला है, ई के उच्चारण मुख लगभग बंद है, और दोनों का अगर हम साथ उच्चारण करेंगे तो मुख बीच के भाग में खुलेगा। बीच में खुलेगा तो क्या रहेगा? आधा बंद। आधा बंद यानी अर्ध समृद्ध स्वर। इसके बाद कौन सा स्वर लिखते हो? आ। इसका निर्माण अ और ए के संयोग से हुआ है। अच्छा, इसके उच्चारण मुख यहां तक है, एक अ की ध्वनि और मिलाएंगे तो ये वाला स्वर बनेगा। तो यहां से मुख थोड़ा सा ज्यादा खुला, थोड़ा सा ज्यादा खुलते क्या मिला? आधा खुला। आधा खुला यानी अर्ध विवृत स्वर। इसके बाद कौन सा स्वर लिखते हो? ओ। अ और ऊ के संयोग से बना है, तो अ के उच्चारण मुख खुला, ऊ के उच्चारण मुख बंद, दोनों के बीच की स्थिति क्या मिली? आधा बंद। आधा बंद यानी अर्ध समृद्ध स्वर। फिर इसके बाद कौन सा स्वर लिखते हो? ये। इसका निर्माण अ और ओ के संयोग से हुआ है, तो ओ के उच्चारण मुख की आकृति यहां तक है। इसमें एक अ की ध्वनि और मिलाओगे तो ये वाला स्वर बनेगा। तो इसमें अ की ध्वनि मिलाते यानी यहां से मुख थोड़ा सा ज्यादा खुला, थोड़ा सा ज्यादा खुलते क्या मिला? आधा खुला। आधा खुला यानी अर्ध विवृत स्वर। ये 4 स्थितियां होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा तो इसे आप आराम से नोट कीजिए। परिभाषा में आपको क्या करना है? मुख पूरा खुला रहे, नाम देंगे हम विवृत स्वर। मुख आधा खुला रहे, नाम देंगे हम अर्ध विवृत स्वर। मुख आधा बंद हो, हम नाम देंगे अर्ध समृद्ध स्वर। मुख लगभग बंद हो, हम नाम देंगे समृद्ध स्वर। तो परिभाषा लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण मुख पूरा खुला हो उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। मुख आधा खुला हो, अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। आधा बंद हो, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। मुख लगभग बंद हो, उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ये मुख की अलग अलग स्थितियां हैं। विवृत स्वर है आ, अर्ध विवृत स्वर है 3, अर्ध समृद्ध स्वर है 2 और समृद्ध स्वर है 4। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 4, जीवा उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। जीवा उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। जीवा उच्चारण का मतलब जब आप इन ध्वनियों का उच्चारण करें, उच्चारण में जीभ भी तो हिलती है, तो उच्चारण में जीभ की स्थितियां क्या होती है, इसे एक आकृति के माध्यम से समझने की चेष्टा करें आप। मुख विवर के अंदर जीवा की क्या स्थितियां रहती है ना, जीभ की अलग अलग स्थितियां रहती है। कई बार आप उच्चारण करें तो उच्चारण में जीवा की टो हिलती है, जीवा का आगे वाला भाग हिलता है, और जिसमें जीवा का आगे वाला भाग हिलेगा उसे हम नाम देंगे अग्रस्वर। कई बार क्या होता है, जीवा स्थिर और शांत पड़ी रहती है, यानी जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, उसे हम नाम देंगे मध्य स्वर। कई बार जीवा का पिछला भाग हरकत करता है, जो पिछले भाग से बोला जाएगा उसे हम नाम देंगे पश्च स्वर। तो उच्चारण इस आधार को देखें तो जीवा की भी कितनी स्थितियां हो गई? 3 स्थितियां। जीवा के आगे वाले भाग से बोला जाए तो अग्रस्वर, जीवा के मध्य भाग से बोला जाएगा तो मध्य स्वर, जीवा के पिछले भाग से बोला जाएगा तो इसे हम कहेंगे पश्च स्वर। चलिए, और जीवा स्थिर और शांत पड़ी रहती है। इसके बाद आ, जीवा पीछे की ओर धक्का खाएगी। इसके बाद ई, जीवा आगे आती है, जीवा की टो आगे आती है, नीचे के दांतों से टकराएगी, यानी आगे वाला भाग हिला। इसके बाद है ई, जीवा आगे आएगी, अग्रभाग हिला। इसके बाद कौन सा लिखते हो? ऊ, जीवा गोल होके पीछे की तरफ जा रही है। इसके बाद ऊ,
ऊ, जीवा पीछे की तरफ खींच रही यानी पश्च स्वर। इसके बाद ए, जीवा का आगे वाला भाग ऊपर उठा। इसके बाद आ, जीवा का आगे वाला भाग ऊपर उठा। इसके बाद ओ, जीवा मुख के मध्य भाग तक पीछे जा रही है। इसके बाद आओ, सबसे ज्यादा पीछे इसी में जाती है ना। इसके अलावा एक और ध्वनि है ओ, है ना, ये हमारी नहीं है, इसमें भी जीवा पीछे की तरफ खींचेगी, पीछे की तरफ खींचेगी यानी पश्च स्वर हो जाएगा। स्पष्ट हुई? इसकी परिभाषा लिखिए जीवा उच्चारण के आधार पर लिखो। इस आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया, आप इसे नोट कर लीजिए। जीवा के आगे वाले भाग से बोला जाएगा अग्रस्वर, जीवा के मध्य भाग से बोला जाएगा तो मध्य स्वर, और जीवा के पिछले भाग से बोला जाएगा तो पश्च स्वर। अग्रस्वरों की संख्या है 4, मध्य स्वर है 1 और पश्च स्वरों की संख्या है 5। जिसे हमने कोष्ठक में लिखा है ये अंग्रेजी वर्णमाला का है, समय आने पर इस पर चर्चा करेंगे। नवीन ध्वनि के रूप में इसको हम पढ़ेंगे, हिंदी का नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया जीवा उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 5, होठों की आकृति के आधार पर वर्गीकरण। होठों की आकृति के आधार पर वर्गीकरण। देखिए इस आधार पर भी हम 2 प्रकार का वर्गीकरण कर पाते हैं। एक वो ध्वनियां होती है जिसे आप नाम देते हैं वृत्ताकार स्वर, और दूसरी वो ध्वनियां होती है जिसे हम नाम देते हैं अवृत्ताकार स्वर। वृत्त की आकृति गोल होती है, वृत्त की आकृति गोल होती है। आप उच्चारण करोगे होठों की आकृति गोल हो जाए, जिनमें गोल हो जाए वो वृत्ताकार, जिसमें गोल नहीं हो वो अवृत्ताकार। तो हेडिंग डालिए नंबर 1, वृत्ताकार स्वर। लिखो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठों की आकृति, जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाए उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। बस उदाहरण लिखिए, ऊ, ऊ, होठ गोल हुए ना, ओ, आओ, टोटल इनकी संख्या है 4। इनमें होठ गोल होंगे। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, अवृत्ताकार स्वर। लिखो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठों की आकृति, होठों की आकृति गोल न हो, गोल न हो, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। बस उदाहरण लिखिए, अ, आ, ई, री, ए, आई। ऊ और ओ औ में होठों की आकृति गोल हो रही थी, जिसमें होठों की आकृति गोल हो रही थी वो वाले थे वृत्ताकार। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 6, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। लिखो इस आधार पर 6 भेद किए गए हैं।
इस आधार पर 6 भेद किए गए हैं। बस, फिर इसके नीचे हेडिंग डालिए ध्यातव्य, लिखो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में दांत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। बस, यानी सारे दांत टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम स्वरों का उच्चारण कर पाएंगे, क्योंकि दांत से कोई स्वर बोला ही नहीं जाता। स्वरों के उच्चारण को समझने के लिए डायग्राम बनाएं। चलिए, जैसा भी बना हमारे समझ में आ जाएगा, है ना। और कीजिए, प्राणवायु अंदर से बाहर आएगी। अंदर से बाहर आती हुई प्राणवायु जहां जहां स्पर्श करती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं, है ना। प्राणवायु फूंक मारते हैं ना, उफ, जहां जहां आएगी बाहर, तो जहां बाहर आएगी तो सबसे पहले अंदर से बाहर आती हुई प्राणवायु जिस स्थान को छुएगी उस स्थान का नाम होता है कंठ, है ना। उफ, सबसे पहले क्या मिला, कंठ। कंठ के बाद जो उच्चारण मिलेगा उसे हम नाम देते हैं तालु, कोमल तालु और कठोर तालु, है ना। फिर कठोर तालु पर जीवा को रखिए और कठोर तालु से जीभ को आप धीरे 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 आगे की तरफ घसीटिए, है ना। यहां से एक चढ़ाई सी आई है ना, चढ़ना नहीं है, रुक जाना है। ये वाला जो स्थान होता है, इस स्थान को हम कहते हैं मूर्धा, है ना, खुरदरा हिस्सा। फिर इसके बाद जो उच्चारण स्थल मिलेगा उस उच्चारण स्थल का नाम होता है दांत या दंत। फिर इसके बाद जो उच्चारण स्थल मिलेगा उस उच्चारण स्थल का नाम होता है होठ या ओष्ठ। एक ही बात है। ये हमारे मुख विवर में 5 प्रधान उच्चारण स्थल होते हैं। प्राणवायु अंदर से बाहर आई, सबसे पहले क्या मिला, कंठ। कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत और दांत के बाद ओष्ठ। हमारे यहां अ और आ का उच्चारण कंठ से होता है, ई और ई का उच्चारण तालु से होता है, री का उच्चारण मूर्धा से होता है, दांत से किसी स्वर का उच्चारण होता ही नहीं है, ऊ और ऊ का उच्चारण होठों से होता है। ठीक है। इसके बाद एक नया उच्चारण स्थल आपको बनाना है। इन दोनों ध्वनियों को जोड़ेंगे तो एक नया उच्चारण स्थल बनेगा जिसका नाम है कंठ तालु, यानी जिसके उच्चारण में कंठ का भी सहयोग हो और तालु का भी सहयोग हो, ए आए। एक उच्चारण स्थल यहां और नया बनेगा, इस उच्चारण स्थल का नाम होगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ दोनों के सहयोग से हमारी वर्णमाला में ओ और आओ, ये दो ध्वनियां कंठ और होठ दोनों के सहयोग से बोली जाती है, इसलिए इसको कहते हैं हम कंठोष्ठ। तो स्वरों का वर्गीकरण हमने 6 तरह का किया। जिनका उच्चारण कंठ से हो उसे हम कहते हैं कंठ्य, जिनका उच्चारण तालु से हो उसे हम कहेंगे तालव्य, जिसका उच्चारण मूर्धा से हो उसे हम कहेंगे मूर्धन्य, दांत से किसी स्वर का उच्चारण होता ही नहीं है, जिसके उच्चारण में होठों का सहयोग हो उसे हम कहेंगे ओष्ठ्य, कंठ और तालु दोनों का सहयोग हो तो उसे हम कहेंगे कंठ तालु, और कंठ और होठ दोनों का सहयोग हो तो उसे हम कहेंगे कंठोष्ठ। स्वरों के उच्चारण स्थल कितने हुए? 6। आ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण तालु से, री का उच्चारण मूर्धा से,
ऊ का उच्चारण होठों से, ए आई का उच्चारण कंठ तालु से, और ओ आउ का उच्चारण कंठोष्ठ यानी कंठ और होठ दोनों के सहयोग से। बना लिया होगा? बस इसके नीचे हेडिंग डालिए ध्यातव्य, लिखो सभी स्वर अल्प प्राण एवं घोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण एवं घोष होते हैं, मतलब सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी के सभी स्वर घोष होते हैं। ये अल्प प्राण क्या होता है, ये घोष क्या होता है, समय आने पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखना, सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी के सभी स्वर घोष होते हैं। ये था हमारा टॉपिक स्वर। अगली क्लास में अपन व्यंजन के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।